बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ले आई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की मदद के लिए फंड कायम करने का फैसला। शर्म उल शेख में 2 हफ्ते से जारी COP27 कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज फंड के कयाम पर इत्तफाक हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक को मुआवजा दिया जा सकेगा। वजीर आजम का खैर मकदम ट्वीट किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती सरबराही इजलास में नुकसान के फंड का कयाम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला कदम है। ये उबूरी कमेटी पर मुनहसर है, वो तारीखी तरक्की को आगे बढ़ाए। इस अहम कामयाबी में शहरी रहमान और उनकी टीम की मेहनत काबिल तारीफ है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ले आई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की मदद के लिए फंड कायम करने का फैसला कर लिया गया। शर्म उल शेख में 2 हफ्ते से जारी COP27 कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज फंड के कयाम पर इत्तफाक हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक को मुआवजा दिया जा सकेगा। वजीर आज़म का खैर मकदम ट्वीट किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती सरबराही इजलास में नुकसान के फंड का कयाम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला इकदाम है। ये उबूरी कमेटी पर मुनहसर है कि वो तारीखी तरक्की को आगे बढ़ाए और इस अहम कामयाबी में शहरी रहमान और उनकी टीम की मेहनत काबिले तारीफ है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को दारुल उलूम कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात, उलमाए कराम, मरहूम के शागिर्दों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं नासिर भट्ट। सरपरस्त वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान और सदर जामिया दारुल उलूम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को दारुल उलूम कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा मरहूम के छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, हाफिज नईमुर रहमान, मौलाना औरंगजेब फारूकी, मौलाना नोमान, रऊफ सिद्दीकी शरीक हुए। जय्यद मुफ्तियान, उलमा इकराम, असतिज़ा और तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जब तक उनके दम में दम था वो तदरीस से वाबस्ता रहे, लोगों की रहनुमाई करते रहे और आज हम में मौजूद नहीं है। इतना बड़ा इज्तिमा आज जनाजे का है, वो सब उनके लिए दुआ कर रहा है। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी था। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। इमरान खान ने कारकुनान को 26 नवंबर को दोबारा रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से पहले रवात पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इमरान असगर। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का पहला मरहला मुकम्मल। रवात पहुंचने के बाद चेयरमैन इमरान खान की कारकुनों को दोबारा 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान PDM हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था। इनके नीचे अगर ये कोई समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी, ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको। ये 2 खानदान का इंटरेस्ट ये है कि पैसे कैसे बनाने हैं, मुल्क से बाहर कैसे लेके जाने हैं, और फिर उस पैसे को बचाना NRO के जरिए क्या है, और फिर अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो फिर आगे चलते जाएं। इससे आगे इनका इंटरेस्ट नहीं है। मार्च के अख्तिताम पर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गुलाम सरवर खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद समेत दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसकी नेपियां बदलें, इसके छोटे छोटे काम करें, असेंबलियों का कोरम पूरा कराएं, इसका बजट पास कराएं, सेनेट में इसके लोगों को टिकट जो वोट है वो पढ़वाएं। वो सारे काम वो करते रहें तो अभी इमरान खान किसी तरह हुकूमत में आ सकता है और चल सकता है। लेकिन अगर किसी मौके पर फौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये इज़हार कर लिया अपना खुल के, और ये तय कर लिया कि हमने
غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو بڑی خوشائن بات ہے۔ تو عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور عمران خان کی زندگی عذاب بن گئی ہے کہ اب میرا ہوگا کیا۔ اور اگر یہ جو کہتا ہے کہ میں مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہوں، تو بھائی مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہو تو الیکشن جب ہوگا الیکشن لڑنا، اور مقبول ترین جماعت تمہیں جتوا دے گی، تم جیت کر آ جاؤ گے، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، جو اختیار آج شہباز شریف کے پاس ہے وہ اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم سارے فیصلے کرنا۔ لیکن یہ میسج بھجوانا اور یہ بالکل کنونس ہے اس بات پر کہ جب تک میری مرضی کا آرمی چیف اور پھر اس کے تھرو ڈی جی آئی ایس آئی، پھر اس کے تھرو کوئی اور، پھر اس کے تھرو کوئی اور، ساری چیزیں لگوا کے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے ان کی زندگیاں تنگ کر کے میڈیا کی زبانوں پر تالے لگا کر، میڈیا میں جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوا کر، ججز جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز ڈلوا کر، اس طرح سے میں سب کو اپنے کنٹرول میں لے کر آؤں اور اپنی حکومت چلاؤں اور اس حکومت میں ملک کے اوپر بیٹھ کے راج کروں۔ یہ جو عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ تہس نہس ہوا ہے، اس منصوبے کے خرابی نے عمران خان کا جو ذہنی توازن ہے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے اور اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کے پیچھے ہم چل پڑے اور پتہ نہیں کہاں میں جا کر یہ گرائے گا، کسی کھائی میں جا کر ہمیں سب اپنے ساتھ گرائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی، خاص طور پر عدالتیں، بیوروکریٹس، ججز اور میڈیا کے دوست بھی، جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے، جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، وہ کم از کم اس کو سوال تو کرو، اس سے کوئی اس کو ڈیفیمیشن کے نوٹس بھیجے، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مرضی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پگڑی اچھال دیتے ہو، جس کے مرضی آتی ہے تم اوپر الزامات لگا دیتے ہو، اور کچھ نہیں پتا اس آدمی کو۔ کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رول آف لا ہونا چاہیے، تمہیں لا کے ککھ نہیں پتا، کہتا ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین کا تمہیں ککھ نہیں پتا، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت کا تمہیں ککھ نہیں پتا، اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو۔ یہ صرف اور صرف دباؤ میں لا کر، بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے، سیم پیج پر ہے۔ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ پتہ نہیں بنگلے ڈال رہا ہوگا، وہاں ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے اربوں روپے خرچ کر کے سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے 6-7 مہینوں میں ان کو وہ مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخص، دیکھیں میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں، کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو اس کو نقصان پہنچے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو۔ لیکن اگر میرے ملک کی کوئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالا تر ہے۔ میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا، کمپرومائز کر دوں گا، لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ پاگل آدمی، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیر اعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا، اس ملک کا یہ وزیر اعظم رہا ہے۔ اس کو اس وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے، اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی انا کی بھین چڑھا رہا ہے۔ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا۔ الیکشن کمیشن، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد، کم از کم میری سیاسی زندگی میں مجھے اتنا بہتر الیکشن کمیشن کبھی نظر نہیں آیا، جو اصولوں پر قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اپنے ادارے کو چلا رہا ہے۔ اس کو اس پر بھی اعتراض ہے، اس لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کی مرضی کا اس پہ فیصلہ نہیں دیا، اس لیے کہ توشہ خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا، اس لیے وہ اس کو برا لگتا ہے۔ میڈیا جو سارا دن اس کو دکھاتا رہا، اس کی خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے آپ، بھائی آپ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا، اس نالائق آدمی کو آپ نے پاکستان کا بڑا سیاسی لیڈر بنا دیا،
लोगों को दिखा दिखा के इसके झूठ को बेच के आपने इसको हीरो बना दिया। आज आपको भी सबको कहता है किराए के। इस्तांबुल में एशियाई सियासी जमातों की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, ICAP ने मुशाहिद हुसैन को शरीक चेयरमैन मुंतखब कर लिया। सैलाब मुतासिरा बच्चों की तालीम का सिलसिला बहाल करने के लिए कराची में साइकिल राइड, खवातीन और बच्चों की शिरकत। थल जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के बड़े मुकाबले जारी, नामवर रेसेस की गाड़ियां रवां दवां। बच्चों के आलमी दिन पर रोशनी हेल्पलाइन के तहत कराची में होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में रोशनी ऑन व्हील्स मुतारिफ करवा दी गई। ज़िला कसूर की ननी मकतूला ज़ैनब के वालिद ने भी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा आदमी बनाने के साथ अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाए तो जावेद इकबाल जैसे ख़तरनाक मुजरिम पैदा नहीं होंगे। कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं एहतशाम मुफ्ती। बच्चों के आलमी दिन पर रोशनी हेल्पलाइन की जानिब से रोशनी ऑन व्हील मुतारिफ करा दी गई। अब मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के जरिए गुमशुदा बच्चे तलाश किए जाएंगे। बच्चे को अंदर से पढ़ने के लिए तैयार करें, वो अपने साथ की हुई छोटी छोटी ज्यादतियों को बर्दाश्त न करे, छुपाए ना आपसे। कॉन्फ्रेंस में गुमशुदा बच्चों का खोज लगाने वाले फलाही इदारे रोशनी हेल्पलाइन के बानी मोहम्मद अली ने कहा कि इस्तेहसाल ज़दा बच्चों के लिए कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद और बच्चों से मुतालिक जराइम और ऑनलाइन हिरासा करने के मामले पर तवज्जो देना जरूरी है। हमने एक सेंटर कायम किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्पांस सेंटर, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसे वालिदैन जिनका बच्चा खो जाए और वो पुलिस स्टेशन जाए तो उनको फौरी तौर पर सर्विस मुहैया हो। रोशनी एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह मुराद अली सोनी ने रोशनी ऑन व्हील मंसूबे की तफसीलात से भी आगाह किया। हमारा प्रोजेक्ट था कि बच्चों को तलाश करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स के साथ हम पुलिस को भी साथ मिलाते हैं और बच्चों को जिससे मालूम चलता है कि कोई बच्चा गुम हो गया है तो उसको तलाश करने में हम इसका सहारा लेते हैं। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के जिला कसूर में दरिंदे का निशाना बनने वाली नन्नी ज़ैनब के वालिद ने भी इजहार ख्याल किया। मेरा पैगाम है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि ज़ैनब अलर्ट एक्ट जो है ज़ारा नाम से अथॉरिटी कायम की जाए और चारों सूबों में और कैपिटल सिटी में भी उस पर जो है ना जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन KP के चीफ मोहम्मद एजाज खान, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फराज खान, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के रुकन डॉक्टर उमैर महमूद और DSP चाइल्ड प्रोटेक्शन लुबना टवाना ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अच्छी खबर यह है, एशियाई सियासी जमातों की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ICAP ने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को मुतफ़िका तौर पर शरीक चेयरमैन मुंतखब कर लिया। तंजीम की 2 साला कॉन्फ्रेंस तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई, जिसमें 33 ममालिक की 70 सियासी जमातों के 200 रहनुमा शरीक हुए। इजलास में जनूबी कोरिया के साबिक वज़ीर ख़ारिजा को दोबारा चेयरमैन मुंतखब किया गया। शरीक चेयरमैन के लिए पाकिस्तान के मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम थाईलैंड और ईरान ने तजवीज़ किया। वोटिंग से पहले चीन, कम्बोडिया, रूस, लिबनान, तुर्की और इंडोनेशिया ने हिमायत की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने अपने इंतखाब को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एहसास करार दिया। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।